प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज a motion in two dimension या motion in a plane in which acceleration remains constant। जब भी कोई बॉडी टू डायमेंशन में मोशन करते हैं, जिस तरह यहाँ पे हमने दिखाया है कि लेट्स से इस डायरेक्शन में हम किसी बॉडी को थ्रो करते हैं, वो अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करती है और टू डायमेंशन में। ये हमारा एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये हमारा वाई एक्सिस है। तो ये टू डायमेंशन में मोशन कर रही है और यहाँ इसकी जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहेगी। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इसकी एक्सेलरेशन किस तरह कांस्टेंट है और वो कौन सी एक्सेलरेशन है। ठीक, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन एक्ट कर रही है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे ए जो है वो जी के बराबर है, इसको हम 9.8 और बाज़ औक़ात हम अप्रॉक्सीमेटली इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर लेते हैं। ठीक, तो जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन होगा तो इसमें जो एक्सेलरेशन है इसकी वैल्यू है जी या 9.8 के बराबर होती है। ठीक, और जिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में हम प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करते हैं उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम कहते हैं बैलिस्टिक्स। ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी प्रोजेक्टाइल मोशन इसको कहते हैं बैलिस्टिक, इसको कहते हैं। ठीक, तो बाज़ औक़ात एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि वो कौन सी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी किया जाता है, इसको कहते हैं बैलिस्टिक्स को कहते हैं। ठीक, अच्छा जी, अब जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करेंगे तो यहाँ पे कुछ एज्यूम्शन हम मान के चलेंगे, कुछ ऐसी सिंप्लीफिकेशन हम चाहते हैं कि हम अपनी स्टडी को आसान बनाएं ताकि इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो वो एज्यूम्शन क्या है, नंबर 1, देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। जब भी ये प्रोजेक्टाइल मूव करेगा तो यहाँ पे कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी। अब हमें पता है कि प्रैक्टिकली कोई भी बॉडी है, लेट्स से कोई बॉल है वो मूव करता है इस तरह एयर में, कोई फुटबॉल है या क्रिकेट बॉल है वो मूव करता है, तो यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस जरूर होता है। लेकिन यहाँ पे हम आसानी के लिए कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा। एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि इस प्रोजेक्टाइल पे ना तो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इस पे फोर्स 0 है, और ना फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इस पे कोई फोर्स है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पे फोर्स 0 है। अब अगर फोर्स 0 होगा तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma। अगर फोर्स 0 है इसका मतलब ये होगा कि एक्सेलरेशन भी 0 है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन 0 होगी। और जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन 0 होगी इसका मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जब भी कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी की है वो कांस्टेंट रहेगी थ्रू द प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी आप लिख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी remains constant during projectile motion। तो जब भी कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन करता है इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो कांस्टेंट रहेगा प्रोजेक्टाइल मोशन के, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि वी एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब यहाँ इस पॉइंट पे वी एक्स कैलकुलेट करी वी आई एक्स, या इस पॉइंट पे वी एक्स कैलकुलेट करी वी एफ एक्स, या इस पॉइंट पे आप कैलकुलेट करी वी एफ एक्स, तो ये सारे आपस में बराबर है। और इसका जो इनिशियल कंपोनेंट होगा, अगर लेट्स से वी आई वेलोसिटी से हम इसको थ्रो करते हैं हॉरिजॉन्टली, तो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, एक है वी आई एक्स जो कि बराबर है वी आई कॉस थीटा के। अगर आप लोगों ने वेक्टर पढ़े हैं तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट इसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, और इसका जो वाई कंपोनेंट है वो बराबर है वी आई साइन थीटा। ठीक, तो अभी हम बात कर रहे हैं इस कंपोनेंट की, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका कांस्टेंट रहेगा। अब किसी भी पॉइंट पे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, दूसरा अज्यूमशन ये है कि देयर इज ओनली वन फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोजेक्टाइल, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। जब भी ये प्रोजेक्टाइल मूव करेगा तो इस पे एक ही फोर्स होगा, वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। मींस यहाँ पे जो भी हम प्रोजेक्टाइल स्टडी करेंगे तो वो कोई ऐसा सिस्टम नहीं होगा कि जिसके अंदर कोई इंजन लगा हुआ है कि इसको कोई फोर्स दे सके और वो आगे डायरेक्शन में मूव कर सके, मतलब रॉकेट वाला सिस्टम, मिसाइल वाला सिस्टम, इस किस्म का सिस्टम नहीं होगा। बल्कि इस किस्म का सिस्टम होगा जिस तरह किसी बॉल को हम हिट करते हैं, क्रिकेट बॉल को, फुटबॉल को, या किसी और बॉडी को हम किक करते हैं, हिट करते हैं, तो इस पे इनिशियली हम फोर्स लगाते हैं,
इसके बाद फिर इस पे सिर्फ एक ही फोर्स होता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक, अगर इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स है मीन्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा वाई डायरेक्शन में होगा, क्योंकि एक ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है। इसका मतलब है कि इस पे वाई डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में एक फोर्स है एफ जी। तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स है इस पे, तो इसका मतलब ये होगा कि हर वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी कोई ना कोई एक्सेलरेशन भी होगी, और वो एक्सेलरेशन बराबर है माइनस जी के, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी ये मूव कर रहा है, इस वजह से हम इसको कंसिडर करेंगे माइनस जी। और जब बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसको हम कंसिडर करेंगे कि प्लस जी इसकी एक्सेलरेशन है। तीसरी जो अज्यूमशन है वो ये है कि रोटेशनल मोशन ऑफ अर्थ इज इग्नोर्ड। जब भी हम प्रोजेक्टाइल स्टडी करेंगे तो इसमें हम ये एज्यूमशन लेकर चलेंगे कि अर्थ जो है वो रोटेट नहीं कर रही, हालांकि प्रैक्टिकली हमें पता है कि अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस से इस तरह रोटेट करती है। ठीक, और इस रोटेशन की वजह से अगर ये इसका वर्टिकल एक्सिस है और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इनके दरमियान कुछ एंगल भी बन रहा है, 23.5 डिग्री एंगल बन रहा है, और इसी रोटेशन की वजह से दिन रात जो है वो आते रहते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे हम आसानी के लिए कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे कोई रोटेशन नहीं है। अगर रोटेशन नहीं है इसका मतलब ये होगा कि जी की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। अगर अर्थ के किसी भी पॉइंट पे हम जी की वैल्यू कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू होगी 9.8, यानी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हालांकि प्रैक्टिकली हमें पता है कि पोल्स पे जी की वैल्यू ज्यादा है और इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम है। जब भी आप वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो जी के लिए फार्मूला यूज होता है, जी नॉट इज इक्वल टू जी ई माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई। तो यहाँ पे जी नॉट जो है ये पोल पे इसकी वैल्यू है, जबकि जी ई जो है ये इक्वेटर पे इसकी वैल्यू है, और ओमेगा जो है ये एंगुलर वेलोसिटी है। मींस के जब एंगुलर वेलोसिटी होगी तो जी की वैल्यू जो है वो इसमें कमी आएगी। ठीक, इसका मतलब ये है कि जब भी हम रोटेशन को इग्नोर करेंगे इसका मतलब ये होगा कि जी की वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, पोल और इक्वेटर दोनों पे सेम वैल्यू है इसकी। अच्छा जी, अब प्रोजेक्टाइल मोशन के दो टाइप्स है। प्रोजेक्टाइल मोशन के दो टाइप्स है, एक को हम कंसिडर है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। दोनों को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? जब भी हम किसी बॉडी को, लेट से कोई बॉल है या क्रिकेट बॉल है या फुटबॉल है, इस तरह थ्रो करते हैं इनिशियल वेलोसिटी से, इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, एक इसका एक्स कंपोनेंट होता है, एक इसका वाई कंपोनेंट होता है। लेट्स से ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो जब भी हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी करेंगे तो इसका मतलब होगा कि इसका जो एक्स कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो भी जीरो के बराबर नहीं है, इसका जो वाई कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो भी जीरो के बराबर नहीं है, और इसका जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ वो भी जीरो के बराबर नहीं है। ठीक, तो इस किस्म के प्रोजेक्टाइल मोशन को हम कंसिडर करेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको कंसिडर करेंगे और इसके सारी फीचर्स हम स्टडी करेंगे। मतलब इसकी वेलोसिटी किसी पॉइंट पे किस तरह कैलकुलेट करते हैं, या इसकी जो हाइट है वो किस तरह कैलकुलेट करते हैं, इसका रेंज किस तरह कैलकुलेट करते हैं, ठीक, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट किस तरह कैलकुलेट करते हैं, इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट, डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट किस तरह कैलकुलेट करते हैं। ठीक, ये सारी बातें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये सारी चीजें वन बाय वन हम देखेंगे। ठीक, दूसरे किस्म का जो मोशन होता है इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। बाज़ औक़ात इस तरह होता है, लेट से आप किसी हाइट पे खड़े हैं, लेट से ये कोई पॉइंट है एच हाइट पे है, लेट से जमीन से, लेट से किसी बिल्डिंग के छत के ऊपर आप खड़े हैं और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई आप लेट से बॉल थ्रो करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ये तो जीरो नहीं है, वी आई एक्स यहाँ पे जीरो नहीं है, लेकिन वी आई वाई यहाँ पे क्या है, जीरो है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं कर रहा। लेकिन ये हॉरिजॉन्टली मूव नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास इनर्शिया भी है, लेकिन इस पे ग्रेविटी भी एक्ट कर रही है। इस वजह से आगे जाकर ये क्या करेगा, इस तरह प्लेन में मूव करेगा, ये नीचे भी आएगा ग्रेविटी की वजह से और हॉरिजॉन्टल भी मूव करेगा क्योंकि इसमें इनर्शिया है। ठीक, तो इस किस्म के मोशन को हम कंसिडर करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है एक्स कंपोनेंट तो जीरो नहीं है, वाई जीरो है, लेकिन यहाँ पे जो एंगल है प्रोजेक्शन एंगल वो जीरो के बराबर है। यहाँ पे जो एंगल बनता है जब भी आप प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ, जो भी एंगल बनता है इसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये क्या है,
एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इसको कहते हैं, ठीक। और जिस पॉइंट से आप इसको थ्रो करते हैं, ये वाला ओ पॉइंट, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। और जिस पॉइंट पे ये वापस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर गिरता है, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट इसको कहते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें हम वन बाय वन डिटेल से स्टडी करेंगे, ठीक। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे वेलोसिटी के हवाले से कि वेलोसिटी मैक्सिमम कब होती है और मिनिमम कब होती है, ठीक। लेट्स से यहाँ से हम कोई प्रोजेक्टाइल ओ पॉइंट से हम इसको इस तरह थ्रो करते हैं इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ, और यहाँ पे कोई एंगल बनता है थीटा। इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, एक है एक्स कंपोनेंट वी आई एक्स और एक है वाई कंपोनेंट वी आई वाई कंपोनेंट है, ठीक। तो ये इस तरह मूव करेगा एंड डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी लेट से यहाँ पे वापस आ गिरेगा जमीन पर, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे जब हम इसको थ्रो करते हैं तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे आप इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, लेट्स से P1 पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो वी आई स्क्वायर ये बराबर होगा वी आई एक्स स्क्वायर प्लस वी आई वाई स्क्वायर के, या हम लिख सकते हैं वी आई स्क्वायर रूट, इसका अगर हम लेंगे तो वी आई एक्स स्क्वायर प्लस वी आई वाई स्क्वायर रूट, यानी वी आई बराबर होगा वी आई एक्स cos स्क्वायर थीटा प्लस वी आई वाई साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। इस तरीके से आप इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। लेकिन जब ये आगे बढ़ेगा ओ से, लेट से इस पॉइंट P2 की तरफ आएगा, तो हमने ये पढ़ा कि जब भी प्रोजेक्टाइल मूव करता है, इसकी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी की वो कांस्टेंट रहेगी। मतलब अगर इस पॉइंट पे मैं वेलोसिटी कैलकुलेट करूँ, वी एफ कैलकुलेट करूँ, तो इसका जो एक्स कंपोनेंट है वी एफ एक्स वो बराबर होगा वी आई एक्स के, यानी वी आई cos थीटा के बराबर होगा। मतलब ये कांस्टेंट रहेगा ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन इसका जो वाई कंपोनेंट है वो वक्त के साथ साथ डिक्रीज होता जाता है। मतलब अगर यहाँ इस पॉइंट पे मैं वाई कंपोनेंट कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस ए टी। तो मैं लिखूंगा वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा और ए की जगह मैं माइनस जी पुट करूंगा और टाइम पुट करूंगा। तो हमें हमें ये अंदाजा है कि जैसे जैसे ये ओ से P2 की तरफ जाता है, ठीक, तो ये टर्म बढ़ता जाता है, और जब ये P2 पे पहुंच जाता है तो ये दोनों टर्म आपस में बराबर, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। इस वजह से इसका जो वाई कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो जीरो बन जाएगा। तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट होगा वो जीरो होगा। वी एफ एक्स यहाँ पे जीरो तो नहीं है, लेकिन वी एफ वाई जो है यहाँ पे क्या है, जीरो है। इसलिए अगर मैं यहाँ पे नेट वेलोसिटी कैलकुलेट करूँ, वी एफ कैलकुलेट करूँ, तो ये बराबर होगा वी एफ एक्स स्क्वायर वी एफ वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो वी एफ वाई जीरो के बराबर है, इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि वी एफ बराबर है वी एफ एक्स के, और ये बराबर है वी आई एक्स के, और ये बराबर है वी आई कॉस थीटा के। मीन्स के इस पॉइंट पे ओ पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम है, ओ पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो मैक्सिमम है। जबकि P2 पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो मिनिमम है। P2 पे जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो मिनिमम है। जीरो तो नहीं है लेकिन मिनिमम है, क्योंकि इसका वर्टिकल कंपोनेंट अब जीरो बन गया है। अब जब ये इससे आगे बढ़ेगा और प्रोजेक्शन पॉइंट की तरफ मूव करेगा, तो फिर क्या होगा, इसका जो वाई कंपोनेंट है वो फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। और जब यहाँ P3 पे पहुंचेगा तो इसकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि अब इसके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है वेलोसिटी की और वर्टिकल कंपोनेंट भी है। तो मैं लिख सकता हूँ कि P3 पे जो वेलोसिटी है वो फिर से क्या है, मैक्सिमम है। तो आप लिख सकते हैं कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इस पे जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो मैक्सिमम है, वी मैक्सिमम है। जबकि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या है, मिनिमम है। मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो मिनिमम है। और पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट पे जो वेलोसिटी है वो भी मैक्सिमम है। पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट पे जो वेलोसिटी है वो भी क्या है, वो भी मैक्सिमम वेलोसिटी है, ठीक। वेलोसिटी के हवाले से आप लोगों ने ये बातें याद रखनी है, ठीक। अच्छा जी, अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की, कि नेट एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट कर ले। एक्सेलरेशन के लिए आप लोगों ने ये इक्वेशन यूज करनी है, a इज इक्वल टू ए एक्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और अगर आप दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले ले तो ए एक्स स्क्वायर
प्लस ए वाई स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर और रूट ये दोनों कैंसिल होंगे, तो ए बराबर होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। लेकिन हमने अभी पढ़ा कि इसका जो जब भी प्रोजेक्टाइल मूव करेगा तो इसके वेलोसिटी का जो एक्सेलरेशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो 0 के बराबर है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो माइनस जी के बराबर है। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे और इसका स्क्वायर लेंगे तो ये जी बनेगा, मतलब नेट एक्सेलरेशन जो है वो बराबर है प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान क्या होगी, वो जी के बराबर होगी। इस तरीके से आप इसकी जो नेट एक्सेलरेशन है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब बात करेंगे इसके ट्रेजेक्ट्री की या पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल। पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज नोन एज अ ट्रेजेक्ट्री। पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज नोन एज ट्रेजेक्ट्री, इसको कहते हैं। जिस किस्म का पाथ ये फॉलो करता है इसको आप ट्रेजेक्ट्री भी कह सकते हैं, ठीक। अच्छा जी, तो अब किसी प्रोजेक्टाइल की जो ट्रेजेक्ट्री है वो जो पाथ फॉलो करते हैं किस तरह होता है, ये पैराबोलिक होता है। पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल, फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल ये किस किस्म का होगा, एज पैराबोलिक। ये पैराबोला टाइप का होता है। अब पैराबोला क्या होता है, इस किस्म के शेप को कहते हैं पैराबोला। इस किस्म का या इस किस्म का या इस किस्म का या इस किस्म का, ये चारों किस्म के पैराबोला टाइप के मोशन है। लेकिन अगर आप अपनी प्रोजेक्टाइल मोशन को कंसिडर करें, लेट से यहाँ से हम कोई बॉडी है इसको ए से थ्रो करते हैं और वापस बी पे वो जमीन पे आ गिरता है, तो इसकी जो शेप है वो इससे मिलती है, ठीक। मतलब लेकिन फिर भी इसका जो पाथ होगा वो किस किस्म का होगा, वो पैराबोला टाइप का होता है। तो आप लिख सकते हैं कि द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज नोन एज ट्रेजेक्ट्री, और ये किस किस्म का होता है, ये होता है पैराबोलिक टाइप का होता है, ठीक। अच्छा जी, अब बात करते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन की, डिटेल के साथ इसको स्टडी करेंगे, ठीक। तो हमने इस प्रोजेक्टाइल मोशन में कैलकुलेट करना है कि इसकी वेलोसिटी किसी पॉइंट पे किस तरह कैलकुलेट करें, डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल, टोटल एनर्जी। इसके अलावा आप मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वन बाय वन इसको स्टडी करते हैं। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का जो मोशन होता है वो 2 डायमेंशन होता है। 2 डायमेंशन में जब कोई प्रोजेक्टाइल मूव करता है तो इसको कहते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसको इस तरह थ्रो करता हूँ और यहाँ पे वो आ गिरता है। लेट से कोई बॉल है, इसको मैं इस तरह इनिशियल वेलोसिटी के साथ थ्रो करता हूँ, यहाँ एंगल बनता है थीटा। तो इसके इनिशियल वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट है, एक है वी आई एक्स और एक है वी आई वाई है, ठीक। तो इनिशियल वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट, हमें ये नॉलेज है कि वी आई एक्स बराबर होता है वी आई कास थीटा के, वी आई वाई बराबर होता है वी आई साइन थीटा के। अगर आपसे कोई कहे कि इनिशियल वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट गिवन है और आप इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करें तो आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस तरह के वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई एक्स स्क्वायर प्लस वी आई वाई स्क्वायर, और दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसल और प्लस वी आई वाई स्क्वायर और रूट, तो ये दोनों कैंसिल, वी आई बराबर होगा वी आई एक्स स्क्वायर और वी आई वाई स्क्वायर और स्क्वायर रूट के। अगर आप ये एंगल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये इक्वेशन यूज करें, टेंजेंट इनवर्स वी आई वाई डिवाइड बाई वी आई एक्स। इस तरीके से आप एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन कंटिन्यू रखता है लेट से, अगर ये इस पॉइंट पे पहुंचता है लेट से यहाँ पे, और हमसे कोई कहे कि इस पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी है लेट से इसको वी एफ कंसिडर कर लेते हैं, ये कैलकुलेट करें, तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे लेट से एंगल बन रहा है, अप पाई एंगल बन रहा है, तो इसके वेलोसिटी के भी 2 कंपोनेंट है, एक इसका है वी एफ एक्स और दूसरा इसका है वी एफ वाई। अब वी एफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए वही इक्वेशन हमने यूज करना है कि वी एफ इज इक्वल टू वी एफ एक्स स्क्वायर प्लस वी एफ वाई स्क्वायर, और दोनों साइड का अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे, पिथागोरस थ्योरम है, तो वी एफ बराबर होगा वी एफ एक्स स्क्वायर और वी एफ
वाई स्क्वायर रूट के। इसमें अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो आप आसानी के साथ वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वी एफ वाई और वी एफ एक्स कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं? तो वी एफ एक्स के लिए आप लोगों को पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का कांस्टेंट रहता है। वी एफ एक्स बराबर है वी आई एक्स के और ये बराबर होगा वी आई कॉस थीटा के। और वी एफ वाई जो है वो बराबर होगा वी आई साइन थीटा माइनस जी टी के। इसमें अगर आप वैल्यू पुट कर लेते हैं तो आप ये कंपोनेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किसी भी पॉइंट पे आप लोग अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर ये एंगल कैलकुलेट करना हो तो आप लोगों ने ये वाला फार्मूला यूज करना है, टेंजेंट ऑफ पाई इज इक्वल टू वी एफ वाई डिवाइड बाई वी एफ एक्स, या पाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वी एफ वाई डिवाइड बाई वी एफ एक्स। इस तरीके से आप इसकी जो एंगल है किसी भी पॉइंट पे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अच्छा जी, अच्छा जी। नेक्स्ट हम मूव करेंगे इसके, लेट्स से हम क्या कैलकुलेट करें, लेट्स से मैक्सिमम हाइट हमने कैलकुलेट करना है। मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय प्रोजेक्टाइल, या इसको समिट भी बोलते हैं। ठीक, तो इसको हमने कैसे कैलकुलेट करना है? लेट्स से इस पॉइंट से हमने किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रू किया, यहाँ पे आ गिरता है। ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है। लेट्स से ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो यहाँ पे जो हाइट होगी वो मैक्सिमम हाइट होगी। अब हमने ये मैक्सिमम हाइट जो है वो मालूम करना है। लेट्स से इसको ओ पॉइंट, इसको पी पॉइंट कहते हैं और इसको क्यू पॉइंट लेट्स से क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने एच मालूम करना है। ठीक, एच कैलकुलेट करने के लिए कि मैक्सिमम हाइट क्या है, मैक्सिमम हाइट एच हमने कैलकुलेट करना है। ठीक, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए मैं ये वाला इक्वेशन यूज करता है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ये वाला हमने इक्वेशन यूज करना है। ठीक, तो हम वर्टिकली हाइट यूज मेजर करना चाहते हैं, इसलिए हमने क्या करना है, हमने वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के यूज करने हैं। लेकिन मैं मतलब यूज करूंगी ए टू, ए की जगह मैं ए वाई यूज करूंगा, इसको मैं रिप्लेस करूंगा एच से, वी एफ को मैं वी एफ वाई से रिप्लेस करूंगा और वी आई को वी आई वाई से रिप्लेस करूंगा। ठीक, इस तरीके से। अब हमें पता है कि जब भी प्रोजेक्टाइल मूव करता है तो इसके जो एक्सेलरेशन है वो माइनस जी के बराबर होता है। ठीक, तो मैं लिख सकता हूँ माइनस टू जी एच इज इक्वल टू वी एफ वाई स्क्वायर माइनस वी आई वाई स्क्वायर। लेकिन थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे बात की थी कि जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है तो इसका जो वी एफ एक्स कंपोनेंट है तो वो तो वी आई एक्स के बराबर होता है, लेकिन इसका जो वाई कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो जीरो बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट जो है ये वो जीरो बनेगा, यानी मैं लिख सकता हूँ माइनस टू जी एच इज इक्वल टू माइनस वी आई वाई स्क्वायर। अब आप लोगों को ये पता है कि वी आई वाई जो है वो बराबर है वी आई साइन थीटा के। तो अगर इसकी वैल्यू हम यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं तो माइनस टू जी एच इज इक्वल टू माइनस वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे माइनस कैंसिल, दोनों साइड को 2g से डिवाइड कर लेते हैं तो h बराबर होगा वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। इस तरीके से आप हाइट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें अगर आप वैल्यू पुट कर लेते हैं, आपको इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू गिवन होगी, लेट्स से 5 मीटर पर सेकंड है या 10 मीटर पर सेकंड है या 100 जो भी है, और एंगल की वैल्यू गिवन होगी 30 40 50 जो भी। इस इक्वेशन में आप पुट कर ले तो आप आसानी के साथ हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अच्छा जी। अब अगर हम मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर ली, मतलब किस केस में अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को कांस्टेंट रखें, लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, तो अब हमारा रेंज डिपेंड करता है एंगल पे। किस पे डिपेंड करता है, अब एंगल पे डिपेंड करता है। ठीक, तो एंगल हम कितना रखें कि हमारा रेंज हाइट जो है वो मैक्सिमम हो। तो जरूरी बात है जब एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, इस वजह से जो हाइट होगा वो मैक्सिमम होगा। यानी जब एंगल हम 90 डिग्री रखेंगे तो फिर ये मैक्सिमम हाइट होगी, यानी एच इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 डिग्री डिवाइड बाई 2g। तो ये साइन स्क्वायर थीटा 91 के बराबर है, इसलिए मैं लिख सकता हूँ वी आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर ले तो मैक्सिमम हाइट बराबर है वी आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। ठीक,
अब अगर हाइट और मैक्सिमम हाइट के दरमियान रिलेशन आप लोगों ने फाइंड करना हो तो देखिए ये वाला टर्म जो है वी आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2g मैक्सिमम हाइट के बराबर है, इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि h इज इक्वल टू एच मैक्सिमम मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। बाज़ औक़ात इसके दरमियान रेशो कैलकुलेट करना होता है कि h डिवाइड बाई h मैक्सिमम का रेशो बराबर है किस चीज़ के, तो ये साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि h मैक्सिमम और h के दरमियान रेशो कैलकुलेट करना है तो 1 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। इस तरीके से आप आसानी के साथ यहाँ पे हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी वैल्यू हो या हाइट और मैक्सिमम हाइट के दरमियान आप लोग रिलेशन जो है वो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अच्छा जी। अब अगर हाइट आपने मालूम की है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मालूम करना आप आसान है, इसलिए हम पहले पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी देखिए, तो जब आप जमीन के करीब ही किसी प्रोजेक्टाइल को लेट से आप थ्रो करते हैं तो वो इस तरह मूव करता है कि यहाँ पे जी की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। लेट से इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वी आई, इसके दो कंपोनेंट है वी आई एक्स, दूसरा है वी आई वाई, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा की। ठीक, अच्छा जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आप लिख सकते हैं क्या बराबर है एम जी एच के। ठीक, अब h ऑलरेडी आप लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है, h के लिए आप लोगों ने इक्वेशन लिखा है वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। h की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी mg और h की जगह मैं पुट करूंगा वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अब अगर हम g को कैंसिल कर लेते हैं तो मैं लिख सकता हूँ m वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2k। ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है। अब अगर इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट हो हमारे पास तो पोटेंशियल एनर्जी होली सोली डिपेंड करती है किस चीज पे, एंगल पे डिपेंड करती है। अब एंगल की कितनी वैल्यू रखी कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो, तो आपको पता है कि जब एंगल 90 डिग्री का होता है तो साइन 90 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू देता है, यानी 1 के बराबर है। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी अगर मैक्सिमम वैल्यू हमने कैलकुलेट करना हो, पोटेंशियल एनर्जी की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो बराबर होगी एम वी आई स्क्वायर, ये साइन थीटा 1 के बराबर होगा डिवाइड बाई 2, यानी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बराबर है हाफ ऑफ एम वी आई स्क्वायर के। मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन भी बन रहा है। ठीक, अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान क्या रिलेशन बन रहा है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान क्या रिलेशन बन रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो था वो बराबर था किस चीज के, वी आई स्क्वायर, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी जो था वो बराबर था एम जी वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g के बराबर था। ठीक, यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बराबर है किस चीज के, एम जी वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g के बराबर है। अब यहाँ पे देखिए मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी बराबर है हाफ एम वी आई स्क्वायर के, यानी अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ हाफ एम वी आई स्क्वायर तो बाकी क्या बचता है, यहाँ पे g बचता है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बचता है और यहाँ पे क्या बचता है, सिर्फ g। तो g कैंसिल होगा, मीन्स के यहाँ पे क्या है, जो पोटेंशियल एनर्जी है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है, इनके दरमियान इस किस्म का रिलेशन बनेगा। ये पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा होगा। या अगर इनका रेशो कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, सॉरी 1 साइन स्क्वायर थीटा। और आपसे ये पूछा जाए कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और डिवाइड बाय पोटेंशियल एनर्जी, इनका रेशो कैलकुलेट करें तो वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक, यहाँ पे कोई एंगल पुट करके भी आप इसका रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान क्या रिलेशन है। मतलब एंगल हो सकता है 30 डिग्री हो, एंगल हो सकता है 45 डिग्री हो, या हो सकता है 60 डिग्री हो, कोई भी एंगल गिवन हो तो आप आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान क्या रिलेशन बन रहा है।